स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी आपका खंड ख समष्टि अर्थशास्त्र के लघु प्रश्न। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सबसे नंबर 1 पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। सबसे पहले देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करता है। इसलिए इसका नाम क्या है? समष्टि, और इसका नाम है व्यष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो, मतलब कि छोटा, और इसका मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि व्यापक। ठीक है, इसलिए इसको व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी, और इंग्लिश में माइक्रो, और इसको कहते हैं मैक्रो। अब कहते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन कीमत के निर्धारण से संबंधित है। इसमें यह केवल एक व्यक्तिगत फर्म से संबंधित होता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग में उत्पादन और कीमत के निर्धारण से संबंधित है। लेकिन ये क्या है? जो समष्टि है, इसका मतलब यह बड़ा है, व्यापक है, तो इसका संबंध किससे होगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से। इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से होता है। थर्ड आ जाता है, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं, और इसके मुख्य उपकरण क्या हैं? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मतलब संपूर्ण। ठीक है, तो ये क्योंकि व्यापक स्तर पर है इसलिए समग्र का अध्ययन करता है। समग्र मतलब पूर्ण का, संपूर्ण का, होल का, और यह केवल एक पार्ट का अध्ययन करता है। ठीक है, ये पूरे एक होल उसका जो पूरी संपूर्ण का अध्ययन करता है, और ये केवल उसके एक पार्ट का, इसलिए इसे कहते हैं माइक्रो और इसे कहते हैं मैक्रो। फोर्थ पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं। ये क्या कहते हैं कि इसकी ये मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं। जब हम फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि इस समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का विवरण स्थिर रहता है। तो ये आपको चारों पॉइंट्स अपनी नोटबुक में आपको करने हैं। आगे चलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको बता चुकी हूँ, जो केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो व्यवस्था की जाती है तो वो होती है पूंजीगत व्यवस्था। और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? और इसमें बाजार संपूर्ण संपन्न होता है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह एक बाजार संपन्न होता है यहाँ पर, और क्रेता विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से कार्यान्वित होता है। मतलब कि इसमें मांग और पूर्ति क्या होती है? स्वतंत्र होती है। हम किसी भी कीमत स्तर पर जहाँ पर भी हमारा आपस में एडजस्टमेंट होता है क्रेता का और विक्रेता का, तो वहाँ पर हमारा मूल्य स्तर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे चलता है, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। मतलब कि मान लीजिए उसने क्रेता ने जो बेच रहा है सामान, उसने विक्रेता ने जो सामान बेच रहा है उसने अपनी कीमत, जो वस्तु की कीमत है वो 20 रुपये बताई है, और हम कह रहे हैं कि इसे 15 तक में अगर हम उसे आपस में बातचीत करके लगा पा रहे हैं तो क्या होता है? ये आपस में बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, आगे है, सरकार उत्पादकों तथा परिवार के नियंत्रण निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें क्या होता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसमें कार्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों की, इसमें ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यह देश की कानून एवं व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रखरखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक, अगला है, अधिकारों के कारण पूंजी के संचयन की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पादन के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। ठीक, आगे है, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। वे अपनी आदतों और प्राथमिकताओं के अनुसार क्रय करते हैं। मतलब उनको जितनी ज़रूरत है और जिस चीज़ की प्राथमिकता है उसके अनुसार वो खरीदते हैं, क्रय करते हैं तथा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। उत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने लाभों को अधिकतम करते हैं।
उपभोक्ता जैसे मान लीजिए उसे जिस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है ना, उसके द्वारा वो अपने लाभ को अधिकतम करता है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। इसमें महामंदी जो से मंदी हो जाती है तो उसका वर्णन किया गया है। 1929 में महामंदी ने जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। जितने भी विकसित देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब क्या थे, इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। मतलब कि वस्तुओं का उत्पादन तो था लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि 1929 और 33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आ गई। और क्या हुआ? इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। क्या हुआ? इसका क्या प्रभाव पड़ा? कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। अब कारखाने क्या हो गए? बंद हो गए और श्रमिक उसमें से निकल गए। अब जब श्रमिक निकल गए तो उनके पास आय नहीं है। जब उनके पास आय नहीं होंगी तो वो अपनी वस्तुओं को कैसे खरीदेंगे? लेकिन इस प्रकार मार्केट में सामान तो है लेकिन उसे खरीदने के लिए लोगों पर पैसे नहीं है। तो यही होती है मंदी की स्थिति, जब लोगों पर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और सामान बाजार में होता है लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो उस टाइम कैसे खरीदेंगे? तो ये होती है मंदी की स्थिति। नेक्स्ट है बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% से बढ़कर 25% तक हो गई। अब बेरोजगारी की दर कितनी हो गई? जो पहले 3% थी वो मतलब कितनी बढ़ गई? 25% तक लोग बेरोजगार हो गए जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। अब जब रोजगार नहीं है तो वो अपनी जो प्राथमिकता की वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तुएं, वो कैसे खरीद पाएंगे? 1929-1933 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समग्र निर्गत में लगभग क्या हुआ? 33% की गिरावट आई। ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, इसे काट दीजिएगा। किसकी गिरावट आई? 1929-1933 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समग्र निर्गत, मतलब कि जो समग्र हमारा वो था, निर्यात था, उसमें लगभग 33% की गिरावट आई। इन परिस्थितियों में केन्ज की पुस्तक, कीन्स जो है केन्ज उसे कहा गया है, जो कीन्स है, कीन्स की पुस्तक रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई और जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं और मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।